तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, ईपीसी के ऊपर, यानी कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम लोग बोलते हैं ना, उसके ऊपर, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स का जो टास्क है वो किस पार्ट में डिवाइड किया गया रहता है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके पूरे डिटेल में आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग का इससे जो छोटा से छोटा डाउट है ना, वो सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। मैं जो इंटरनेट पे जो टिपिकल डेफिनेशन लिखा रहता है हार्ड लैंग्वेज में, इंग्लिश में, उन सब चीज़ों को लेकर बात नहीं करूंगा, एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या होता है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, आपका जो डाउट है ना ये ईपीसी को लेकर, ये सारा आपका क्लियर हो जाने वाला है। ये जो लोग बोलते हैं कि ये ईपीसी प्रोजेक्ट चल रही है, ये ईपीसी प्रोजेक्ट क्या है, ये सब चीज आपका यहाँ पे डाउट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कौन से प्रोजेक्ट जो होते हैं वो ईपीसी के अंडर में आते हैं, इन सब चीजों को भी लेके हम लोग बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, आप लोग कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे आज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वीडियो पसंद आएगी ना तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी मदद मिल सके। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज, मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो देख लो, फुल फॉर्म होता है ईपीसी का इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। आप लोग हड़बड़ मत करना, मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है पढ़ाते वक्त और भी बीच बीच में कहीं कुछ ना कुछ लिखूं, तो पूरा आपके पास ये नोट्स बन के रेडी हो जाएगा। लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट का मौका दे दूंगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए, चीज़ों को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ईपीसी का फुल फॉर्म हमने देख लिया, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब इंजीनियरिंग क्या है, प्रोक्यूरमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको लेकर हम लोग आगे बात करेंगे। पहले एक छोटा सा स्टोरी समझाते हैं, स्टोरी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ईपीसी है क्या, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, ईपीसी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ये। जैसे मैं अगर इस बिल्डिंग को बनवाऊं तो एक कॉन्ट्रैक्टर को एक काम दूंगा, और जब काम दूंगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा ना, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिसमें ये सब चीज रहेगा कि आपको ये काम इतने दिनों में खत्म कर देना है, अगर खत्म नहीं करोगे तो ये आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी मुझे, आपको ये जो बिल्डिंग बनाओगे, ये जो काम करोगे मेरे द्वारा दिए गए काम को, आपको इस स्पेसिफिकेशन को मान के करना होगा, ये रूल को मान के करना होगा। ये सब जो चीजें आती हैं सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में रहेगा। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट में रहती है। तो मैं अगर किसी को काम देता हूं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देता हूं, तो बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और उसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि काम करता है। अगर वो गलत काम करेगा तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज लिखा भी हुआ है कि वो गलत करेगा तो क्या करना है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे स्पेसिफिकेशन, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सब उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे रहते हैं। तो ईपीसी क्या है, ये ईपीसी एक टाइप का काम करवाने का कॉन्ट्रैक्ट है, काम करवाने का तरीका है, जो कि एक ऑनर या एक गवर्नमेंट बॉडी या एक पब्लिक सेक्टर बॉडी क्या करती है, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को देती है। और जब वो कोई काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को देती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट में देती है, जिसी कॉन्ट्रैक्ट्स को कहा जाता है ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ में आ गया। तो ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, एक टाइप का नियम मान सकते हो, एक टाइप का कंडीशन बोल सकते हो, एक टाइप का गाइडलाइंस बोल सकते हो, समझ में। उसमें सब कुछ रहेगा कि ये चीजों को मान के आपको ये काम करवाना है, समझ में आ गया। जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन का सारा डिटेल्स रहेगा, जिसमें आपका इंजीनियरिंग का सारा डिटेल्स रहेगा, जिसमें आपका प्रोक्यूरमेंट का सारा डिटेल्स रहेगा, सब चीज उसमें रहेगा, उसी को मान के आपको काम करवाना है। ये चीज समझ में आ गया कि ईपीसी क्या है। अब मान लीजिए, अब ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मान लीजिए मैं किसी को काम दूंगा, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को एक काम देने वाला हूं, और जब मैं काम दूंगा तो मेरा कोई हेडेक नहीं रहना चाहिए। मैं सीधा क्या करूंगा, पेपर में लूंगा कि मुझे ये काम करवाना है, मुझे कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, और उसमें नॉमिनल डिटेल्स जो रहेंगे वो सब उसमें मेंशन रहेगा। तो जनरली क्या होती है, अगर आप साइट पे काम कराते हो, मान लीजिए आप क्लाइंट है, तो आप क्या करते हो, आप बीओक्यू बना के देते हो, आप ड्राइंग
सब करके देते हो, जितने भी आप हो सकता है कोई मटेरियल देता है, हो सकता है कोई मटेरियल का पैसा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्लाइंट रहेगा ना वो आपको कुछ नहीं देगा, ना ही आपको ड्राइंग देगा, ना ही आपको प्रोक्योरमेंट के लिए कोई मटेरियल देने वाला है, ना ही वो आपका कंस्ट्रक्शन में कोई हेल्प करने वाला है। यानी कि क्लाइंट यहाँ पे सिर्फ बोलेगा कि मुझे ये चीज बनवाना है और पैसा वो देगा आपको। आप टोटल आप पूरा मुझे ड्राइंग बना के दीजिए उसका, टोटल आप मुझे उसका प्रोक्योरमेंट का लिस्ट बना के दीजिए, टोटल उसका बीओक्यू बना के दीजिए, सब चीज आपको बना के देना है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ बना के देगा, यहाँ पे क्लाइंट कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा कि मतलब एकदम ब्लैंक नहीं रहता है, जनरल स्पेसिफिकेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाना है, अब वो बिल्डिंग आप कितना फ्लोर का बनाना चाहते हो, उस बिल्डिंग में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, कितने बेडरूम आपको चाहिए, कितना फ्लोर कवर करेगा वो, चाहे वो ब्रिज बनाइए, डैम बनाइए, कुछ भी आपका तो इनिशियली एक रिक्वायरमेंट रहेगा ना, वो रिक्वायरमेंट सारा आपको देना पड़ेगा और उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर को ड्राइंग बनवाना पड़ेगा, उसका बीओक्यू बनवाना पड़ेगा, उसको कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए सारे मैन पावर हायर करने पड़ेंगे, मशीनरी सारा डिप्लॉय करना पड़ेगा, सब चीज ए टू लेके जेड तक हर एक काम, सारा डिटेल, सारा चीज, सारा जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर कराता है। यहाँ पे क्लाइंट सारा हेडेक हटा लेगा, वो सीधा बोलेगा मुझे ये काम करवाना है, ये स्पेसिफिकेशन के साथ, अब बताइए आपको टोटल कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। अब उस हिसाब से बहुत सारे टेंडर आएंगे उस क्लाइंट के पास, बहुत सारी कॉन्ट्रैक्टर रहेगी ना, सभी तो अप्लाई करेंगे। जैसे टाटा अप्लाई किया, जैसे एल&टी अप्लाई की, शाहपुर जी अप्लाई किया, सबको अप्लाई किया और वो लोग सब उस काम के लिए क्या करेंगे, एक बीओक्यू वाइज, हर एक डिटेल वाइज पूरा बना के एक कॉस्ट सबमिट करेंगे, हम ये काम कर देंगे, ये बीओक्यू का पूरा डिटेल्स है और इतना कुछ काम करवाने के बाद हमारा जो कॉस्ट पड़ने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए वो इतना पड़ने वाला है। तो क्लाइंट को जिसका सबसे फीजिबल लगेगा, फीजिबल मतलब सबसे कम में जो कोट कर देगा उसी को दे देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब कोई कम में दे दिया लेकिन जो काम की जो क्वालिटी है वो कम है तो उसको थोड़ी देगा, कोई क्लाइंट नहीं देगा ना। काम का क्वालिटी भी अच्छा हो, प्रोसीजर अच्छा हो, उसके बाद सारे मशीनरी जो है काम में लगने वाले वो सब उसके पास होने चाहिए, उसके बाद जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, एक जो मार्केट में रेंज करती है वो होना चाहिए। तो फिर क्लाइंट को जिसका रेट सबसे अच्छा लगेगा, काम को सब कुछ को देखते हुए उसको वो कॉन्ट्रैक्ट को दे देगा। तो इस हिसाब से ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काम करता है। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो अब ईपीसी प्रोजेक्ट और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स ये दोनों में चीज क्या है, तो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अगर उस प्रोजेक्ट में ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स लागू है इसका मतलब वो प्रोजेक्ट ईपीसी प्रोजेक्ट है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे सारा कुछ कर रहा है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सब चीज, तो वो जो प्रोजेक्ट है ना वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स को मान के ही किया जाता है। और जनरली ऐसा जो छोटा मोटा 1-2 तल्ला का बिल्डिंग, 10 तल्ला, 15 तल्ला, 20 तल्ला, 25 तल्ला का बिल्डिंग जो होती है वो सब ईपीसी प्रोजेक्ट के अंडर में जनरली नहीं पड़ता है। जो मास बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं, ब्रिज बन गया, डैम हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गई, समझ में आ गया, ये सब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, गैस प्रोजेक्ट हो गए, थर्मल पावर प्लांट कहीं पे बन रहा है, ये सब जो प्रोजेक्ट्स है ना ये सब ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंदर में आते हैं जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स को मानकर बनाए जाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया है कि ईपीसी प्रोजेक्ट्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो एक क्लाइंट रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है। क्लाइंट कोई हेडेक नहीं लेगा, वो सारा काम कॉन्ट्रैक्टर पे थोप देगा, यानी कि वही इंजीनियरिंग करेगा, वही कंस्ट्रक्शन, वही प्रोक्योरमेंट, सब चीज वो करेगा। इसको ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत में इसको फाइनल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन आप समझ गए ना, ये तीनों चीज एक ही जन को देना पड़ता है। अब इसके अंदर में क्या क्या चीज आते हैं मैं बताऊंगा आगे चल के। तो देख लीजिए ईपीसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टाइप यूज्ड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जैसे मैं आपको बताया ना कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर से नहीं होने वाले, उन सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू किया जाता है ताकि उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि इन सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत रहती है। अगर वही नहीं हो पाएगा तो इस टाइप का जो प्रोजेक्ट्स है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो मैं आप लोग को बोल रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे सारा चीज असाइन कर दिया जाता है, वही सभी चीज के इंचार्ज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, कॉन्ट्रैक्टर इज इन चार्ज ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टास्क। उस प्रोजेक्ट में जितने भी टास्क होंगे उसका सबसे बड़ा जो इंचार्ज है वो कॉन्ट्रैक्टर ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बाद में आती है पीएमसी, कुछ क्लाइंट रखती है, कुछ क्लाइंट नहीं भी रखती है, वो भी मैं आपको लास्ट में जाके समझाऊंगा, उसका एक फंडा छोटा सा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यहाँ तक अगर
पसंद आया है तो वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए, इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर ही सकता हूँ ना। अगर पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए यार, लेट मत कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए, कॉन्ट्रैक्टर इज इन चार्ज ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट रिलेटेड टास्क। अब उस प्रोजेक्ट में क्या क्या टास्क हो सकती है? जनरली हम लोग कोई भी काम करते हैं तो 4 टाइप के टास्क रहते हैं। सबसे पहला हमारा इंजीनियरिंग पार्ट। इंजीनियरिंग पार्ट में हमारा आ जाता है प्लानिंग, ड्राइंग रिक्वायर्ड जितना भी होता है वो सबको अचीव करना, उन सबको अरेंज करना, ड्राइंग को बनवाना, सारे टेस्टिंग वेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग वेस्टिंग जितने भी कुछ है, मतलब ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी चीज होंगे, प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी चीज होंगे वो सब आपके इंजीनियरिंग में आ जाएंगे। जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स रहेंगे वो सब इंजीनियरिंग में आ जाएंगे। और ये किसको करवाना है? कॉन्ट्रैक्टर को। क्लाइंट इसका हेडेक नहीं लेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका प्रोक्यूरमेंट का पार्ट। प्रोक्यूरमेंट में देख लीजिए क्या आता है आपका मशीनरी। जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगी ना, क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है इससे, कॉन्ट्रैक्टर को ही सारा उस काम को कराने के लिए सारा मशीनरी लाना पड़ेगा, उसको साइट पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। मशीनरी हो गई, मशीनरी के बाद मैन पावर हो गया, मैन पावर के बाद सारे मटेरियल्स हो गए, यानी कि जो भी रिसोर्सेज लगने वाले हैं उस काम को करने के लिए उस सारा कॉन्ट्रैक्टर का हेडेक है। उस सब का प्रोक्यूरमेंट आपको कॉन्ट्रैक्टर को ही करना पड़ेगा। वहां पे मटेरियल लाना है, बालू, सैंड, गिट्टी, पत्थर, जितने भी टाइप के मटेरियल, लोहा वोहा सब चीज, सारे प्रोक्यूरमेंट, जितने भी मैन पावर लगेंगे, जितने भी स्टाफ लगेंगे उस काम को करने के लिए, जितने भी इंजीनियर्स लगेंगे, जितने भी लेबर्स लगेंगे, जितने भी क्वालिटी वाले काम के लिए लोग लगेंगे, मतलब कुछ भी लगेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो भी रिसोर्सेज लगेंगे, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो आपका मटेरियल हो, चाहे वो मैन पावर हो, कुछ भी, वो सब कॉन्ट्रैक्टर देगा। वो आपका आ जाता है सब प्रोक्यूरमेंट के अंदर में, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क, जितने भी मटेरियल आ जाएंगे, जितने भी मैन पावर आ जाएंगे, अब उन सब चीज़ों से क्या करना होगा? वो चीज़ को तो रखना नहीं होगा ना हवा हवा में। हम लोग को जो चीज़ों के लिए ये सब चीज़ लाए हैं उसको तो बनाना भी है, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, डैम हो, कुछ भी, जो भी चीज़ है उसको बनाना भी तो पड़ेगा। तो वो बनाने वाला जो पार्ट आ जाता है वो हमारा आ जाता है कंस्ट्रक्शन के ऊपर में। और उसके बाद लास्ट में हमारा है हैंडओवर। जब पूरा बन जाएगा तो उसको तो वो चीज़ों को किसी को तो हैंडओवर करना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो चीज बना के खुद नहीं रख लेगा, वो तो हैंडओवर करेगा किसको? क्लाइंट को। जो क्लाइंट उसको बनाने के लिए वो ऑर्डर दिया था, जो क्लाइंट बनाने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसको वो हैंडओवर करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एंड यूजर जो भी है उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट को हैंडओवर करना पड़ता है। तो ये पार्ट, तो ये 4 पार्ट जो टास्क के अंदर में आती है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को करना पड़ेगा, और यही 4 पार्ट जो है मेरा ईपीसी के अंडर में आता है। यही देख लीजिए, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यही काम करना है कॉन्ट्रैक्टर को। इसी के नाम से ही ईपीसी बोला गया है। मैं बार बार ईपीसी का ये नाम 3 चीज क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए, आपको याद ना रखना पड़े। समझ में आ गया? क्योंकि इसी 3 चीज पे, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन, इसी के बेसिस पे ही पूरा कॉन्सेप्ट है जो टिका हुआ है। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं टास्क वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो होती है इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए बेनिफिट, सबसे पहला सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और एक ही कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में बनेगा, उससे क्लाइंट का और कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्लाइंट हूं, मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर को पहचानता हूं और उसी को मैं काम दिया। समझ में आ गया? अब वो सब में किसी किसी को देता है तो वो उसका हेडेक है, लेकिन मेरा हेडेक नहीं है। मेरा एक हेडेक था कि काम किसको देना है, मैं काम दे दिया हूं एलएनटी को, हो गया खत्म मेरा काम। तो ज्यादा हेडेक यहाँ पे नहीं है। सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जब हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहे हैं तो वहां पे प्राइस ही पे ही रहेगा। अब ये नहीं बोलेंगे कि भाई प्लास्टर का अलग से पैसा ले ले, सिविल का अलग से पैसा ले ले, सिविल काम का, उसमें जो फिनिशिंग करेगा उसका अलग से पैसा ले ले। नहीं भाई, पूरा प्रोजेक्ट का एक कॉस्ट वहां पे फिक्स हो जाता है और क्लाइंट बोलेगी कि मैं तुझे ये टोटल 2000 करोड़ दे दूंगा, अब मुझे पूरा प्रोजेक्ट चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्टर का हेडेक है कि उसी में काम करवाए। ऑब्वियसली जो 2000 करोड़ जो रेट कोट किया है वो कॉन्ट्रैक्टर ने ही कोट किया होता है, और उसमें अपना वो प्रॉफिट मार्जिन, अपना रिसोर्सेज का, अपना मैन पावर का, सब चीज का ले दे के करते हैं। तो उतना में उसको कंप्लीट भी करना होगा और फिक्स टाइम में करना होगा। तो समझ में आ गया? ये एक बेनिफिट रहता है कि हम लोग को 10 कॉन्ट्रैक्टर को असाइन नहीं करना है, 10 कॉन्ट्रैक्टर को रेट नहीं देना है। एक ही कॉन्ट्रैक्टर असाइन हुआ, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसको हम लोग क्या किए कि एक फिक्स पैसा में हम लोग वो काम को दे दिए, बस मेरा हेडेक खत्म। तो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट टाइप हो गया। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड कंप्लीशन डेट। अब हमको ट्रैक करने के लिए कि मेरा प्रोजेक्ट कब खत्म होने वाला है, 10 कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग को ट्रैक नहीं करना है, एक ही कॉन्ट्रैक्टर को बार बार पिन करेंगे भाई,
क्यों नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, रीजन बताओ, मेल करो। एक ही को करना है, 10 को नहीं करना है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट कंपटीशन डेट होता है ना, उसको भी ट्रैक हम लोग इजीली कर सकते हैं। और जनरली देखा जाए तो ये हो भी जाता है, क्योंकि हम लोग रिनाउंड कॉन्ट्रैक्टर को ये सब काम देते हैं। तो जनरली देखा जाए इसमें कंपटीशन डेट जो है वो फेल नहीं होती है, ठीक है। तो एक फिक्स्ड कंपटीशन डेट हम लोग को मिल जाता है कि हाँ इस दिन तक मेरा ये प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि सारा शेड्यूल आपके पास आया रहता है, सारा प्लानिंग का शेड्यूल आया रहेगा कि हाँ हमारा ये महीना में ये काम हो जाएगा, ये महीना में ये काम हो जाएगा। ये सब चीज सबमिट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को उस काम को लेने के लिए अपने क्लाइंट को, समझ में आ गया, उसमें सब चीज रहेगा डिटेल। उसके बाद है परफॉर्मेंस गारंटी आपको मिलती है उसमें, क्योंकि जो काम दिया जाएगा उतना बड़ा बड़ा, जो मैं बोला ना कि कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर आप किसी को देते हो तो छोटे मोटे आदमी को देखो क्या, उसके बाद बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी ना आप उसको दोगे उस चीज। तो इससे एक विश्वास बन जाता है कि आपको जो काम मिलेगी उसका परफॉर्मेंस जो होगा वो अच्छा मिलेगा आपको, ये गारंटी आपको मिलती है। टाइम पे आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये सब का गारंटी भी आपको मिलता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेज भी आपका इसमें कवर होता है। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है देख लीजिए, अगर प्रोजेक्ट बाई चांस आपका डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट मान लीजिए आपका खत्म होना था 5 साल में, अब वो 5 साल में नहीं हुआ, 3 महीना ज्यादा लग गया, 6 महीना, 1 साल ज्यादा लग गया, तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पेनल्टी देना पड़ेगा भाई। ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ रहता है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जो होती है उसके अंदर में सब लिखा हुआ रहेगा। तो ये चीज भी इसमें कवर हो जाता है आपका लिक्विडेटेड डैमेज। लेट हो रही है तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जोड़ जाड़ के कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ता है क्लाइंट को, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। इसका मतलब क्या होता है देखिए, कोई प्रोजेक्ट अगर हम लोग बना के किसी को देते हैं, हम लोग को एक वारंटी भी तो देना पड़ेगा ना उसका, गारंटी नहीं होता है, वारंटी हम लोग देते हैं। एक वारंटी हम लोग देते हैं कि हाँ हम लोग 5 साल का इसका प्रोजेक्ट था, मैं 5 साल में बना के आपको दे दिया हूं, अब उसके 1 साल तक अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ भी डिफेक्ट वेक्ट आते हैं तो वो सब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको ठीक करके दे दूंगा, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट में 3 महीना होता है, किसी में 6 महीना होता है, किसी में 1 साल होता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। 1 साल तक जनरली किया जाता है इसको, ठीक है। तो वो जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो जो एक्स्ट्रा टर्म है 1 साल, उसके दौरान जो भी चीजें आपकी खराब हो गई, क्लाइंट का कोई पैसा नहीं लगना है, वो सब करके देगा कॉन्ट्रैक्टर आपको। ये भी एक फायदा होता है इस काम का, इस कॉन्ट्रैक्ट का। तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी एक टाइप का यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है क्लाइंट को। तो ये थी बेनिफिट्स कुछ, और भी बहुत सारी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका कुछ एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल में देख लो, जैसे पावर प्लांट के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब आते हैं हमारे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में, ठीक है। उसके बाद हमारे फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनती है, गैस प्रोजेक्ट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हो गया जैसे ब्रिज बन रहा है बड़ा बड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है वो सब हमारे ईपीसी प्रोजेक्ट्स के अंडर में आते हैं। अब एक स्पेशल यहाँ पे कंडीशन रहता है। अब देखिए ओनर जो है अब वो हेडेक नहीं ले रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट बीच में एक और आदमी को बैठा देता है। देखिए ओनर क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसको सुपरवाइज कौन करेगा। भले ही कॉन्ट्रैक्टर के अपने इंजीनियर सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्लाइंट क्या रहती है, बीच में एक काम को सुपरवाइज करने के लिए एक पीएमसी रखती है। पीएमसी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। एक टाइप की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रहती है जो कि ये कॉन्ट्रैक्टर के सारे काम के गतिविधि को चेक करेगी, मतलब कि हर एक पार्ट को जाके चेक करेगी, तभी जाके वो काम आगे बढ़ेगा। और ये पीएमसी डायरेक्ट रिपोर्ट करती है ओनर को। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रिपोर्ट करेगा पीएमसी को, पीएमसी रिपोर्ट करेगा ओनर को, ठीक है, जो वर्क रिलेटेड जॉब रहेंगी तो। लेकिन अगर पैसा रिलेटेड कुछ भी वर्क है तब कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा ओनर को। समझ में आ गया? तो इस तरीके से काम करता है। तो ये थी कुछ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये वैल्यूएबल लगा होगा। अगली वीडियो में आप लोग को बनाकर देने वाला हूं कि जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स जनरली जो हैं वो क्लाइंट रेफर करती है, वहां पे देती है, और उसके तहत टेंडर हमारा भरा जाता है। इस चीजों को लेके हमारा नेक्स्ट टॉपिक होपफुली होने वाला है, वही वीडियो में लेके आने वाला हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है, समझ में आया है जो मैं बताया हूं, तो एक लाइक इसके लिए बनता है बॉस। इससे क्या है कि मुझे पता चलता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो लोगों तक पहुंच रही है, वो लोग उस चीजों को ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है ना बॉस। और एक चीज कंजूसी मत करना इसको शेयर करने में, ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप
ग्रुप का लिंक डाल दिया है, जाकर उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोई वीडियो मिस हो जाती है मेरी, कोई भी टॉपिक मिस होती है तो वहाँ पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर फॉलो कर लीजिए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैंने लिंक डाल दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।